सर्वोदय संस्कृत क्लासेज में मैं विनोद कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका से पतंजलि के बारे में जानेंगे। पतंजलि पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य में ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि के व्याकरण के अध्ययन का जो प्रथम युग का अंत है वो पतंजलि के महाभाष्य ही में होता है तथा पाणिनि के स्थान को दृढ़ बनाने में कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया है। इसीलिए परवर्ती व्याकरणों ने इन तीनों को मुनित्रय के नाम से पुकारा है, अर्थात पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय के नाम से भी जाना जाता है। पतंजलि के समय अर्थात दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में अत्यंत दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रंथ में मिले हैं। पुष्यमित्र याजयाम अरुणद्यवन साकेतम अरुणद्यवनो मध्यमिकाम, इन तीनों उद्धरणों से इतना निश्चित होता है कि पुष्यमित्र शुंग राजा के समय से संभवतः उसी के दरबार में पतंजलि विराजमान थे तथा उनके समय में मिनिंडर, जिसे मिलिंद कहा जाता है, ने अयोध्या और मध्यमिका पर आक्रमण किया था। वह गोनर्द, संभवतः इस समय जिसे गोंडा कहा जाता है, के निवासी थे तथा उनकी माता का नाम गोणिका था। शंका समाधान आदि को अत्यंत रोचक रूप में देते हुए और बहुतेरे घरेलू दृष्टांतों के द्वारा विषय का सुगमता से प्रतिपादन करते हुए तथा साथ ही साथ अपने समय की सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक सब प्रकार की प्रवृत्तियों का अत्यंत मनोरम परिचय देते हुए पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में एक अपूर्व रचना की है। इसके जोड़ का संस्कृत में और कोई भी ग्रंथ नहीं है। पतंजलि की शैली के प्रवाह की बराबरी केवल श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता है। पतंजलि के महाभाष्य की बराबरी केवल श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता है। पतंजलि के बाद 7वीं शताब्दी तक दार्शनिक विचारधारा का सर्वत्र अधिक जोर रहा, अतः व्याकरण शास्त्र की मीमांसा कुछ समय के लिए बंद सी हो गई। 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा अष्टाध्यायी पर एक सरल और सर्वांगीण वृत्ति अर्थात टीका काशिका लिखी गई। जयादित्य का समय 660 ईस्वी है। इस काशिका पर भी उप टीकाएँ न्यास जिनेन्द्र बुद्ध द्वारा और पद्मंजरी हरदत्त द्वारा लिखी गई, अर्थात जो काशिका तो जयादित्य और वामन द्वारा लिखी गई। ये काशिका जो है अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है जयादित्य और वामन द्वारा। काशिका पर भी टीकाएँ उप टीकाएँ लिखी गईं। काशिका की उप टीका न्यास है, जिनेन्द्र बुद्ध ने लिखा, और पद्मंजरी जो है इसी काशिके पर उप टीका लिखी गई जो हरदत्त द्वारा लिखी गई। इसी समय के आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि ने वाक्यपदी लिखकर किया, जिसमें आगम, वाक्य और प्रकीर्ण इन 3 कांडों में कारिकाओं में अत्यंत जटिल प्रश्न सुलझाए गए हैं और स्फोटवाद तथा शब्द से ही संसार के विवर्तित होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। चीनी यात्री इसिंग के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु सन 650 ईस्वी में ही हुई थी। महाभाष्य पर काश्मीरी पंडित कैयट ने सन 1100 ईस्वी में के लगभग प्रतीप नाम की बहुत सुंदर टीका लिखी। प्रतीप टीका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको कैयट ने लिखा था। काव्य प्रकाशकार मम्मटाचार्य के भाई कहे जाते हैं कैयट। इस समय तक संस्कृत केवल अध्ययन अध्यापन की भाषा ही रह गई थी, अतः व्याकरण में मौलिक ग्रंथों के लिखने का यूं ही अवसर नहीं रह गया। इसके अतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने और न्यायिक समालोचना करने की प्रथा चल पड़ी थी, अतः पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन की भी दृष्टि बदली। उसके क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। अब विषय विभाग के आधार पर अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्यवस्था की जाने लगी। विमल सरस्वती ने सन 1350 ईस्वी में रूपमाला और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में प्रक्रिया कौमुदी इसी दृष्टिकोण से लिखी।
परंतु इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना सन 1930 ईस्वी के लगभग प्रख्यात विद्वान भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के नाम से की। 1930 में भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी नाम के एक ग्रंथ की रचना की। इसकी महत्ता केवल इनकी टीकाओं की अत्यंत श्रृंखलाओं से अथवा पाणिनीय व्याकरण की सबसे अधिक प्रचलित पाठ्यपुस्तक होने ही से नहीं, इसका महत्व इसलिए इतना अधिक है कि इस ग्रंथ में मुनित्रय के सिद्धांतों के सांगोपांग समन्वय के साथ अन्य व्याकरणों तथा अन्य पद्धतियों से भी सार ग्रहण किया गया है और नवोदित पद्धतियों की आलोचना इतनी सफलतापूर्वक की गई है कि इस ग्रंथ से ने अध्ययन के क्षेत्र से पाणिनि की अष्टाध्यायी के क्रम को तो निकाल ही दिया है, साथ ही साथ बोपदेव के मुग्धबोध, सर्ववर्मा के कातंत्र तथा चंद्रगोमी के चांद्र प्रभृत व्याकरणों को भी बाहर कर दिया। भट्टोजी रामचंद्र शेष की चलाई नई परंपरा के धुरीण है। यह राघोजी दीक्षित के पुत्र तथा शेष कृष्ण के शिष्य थे। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका लिखी तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नाम की विस्तृत व्याख्या की। भट्टोजी के भतीजे कोडनभट्ट ने वाक्य विन्यास और दार्शनिक विवेचन संबंधी व्याकरण भूषण नामक पुस्तक लिखी। भट्टोजी के गुरुभाई पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा पर मनोरमा कुचमर्दनी नामक आलोचनात्मक टीका लिखी है। इनके अनंतर व्याकरण के क्षेत्र में सबसे उज्जवल चमकने वाले सितारे तथा अनेक शास्त्रों पर समान अधिकार रखने वाले प्रखर मेधावी नागेश भट्ट का नाम आता है। धर्मशास्त्र, साहित्य, योग आदि के अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र में एक दर्जन के लगभग टीका ग्रंथों एवं स्वतंत्र ग्रंथों का प्रणयन इसी विस्तृत विद्वान की लेखनी से हुआ। इनमें शब्दरत्न प्रौढ़ मनोरमा पर टीका इन्होंने लिखा, विस्मी शब्द कौस्तुभ की टीका लिखा, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा शब्देन्दु शेखर और परिभाषेन्दु शेखर बहुत प्रसिद्ध हैं। नागेश भट्ट ने गंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव्य न्याय की प्रतिपादन शैली में गंभीर और सूक्ष्म विचार प्रकट किए हैं। सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप बालकों की सुविधा के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में वरद राजाचार्य ने किया। लघु कौमुदी का प्रचार बहुत हुआ है। यहाँ हम संक्षेप में अन्य पद्धतियों का भी उल्लेख मात्र कर दे रहे हैं। 470 ईस्वी के लगभग बौद्ध पंडित चंद्रगोमी ने बहुत कुछ पाणिनि के आधार पर ब्राह्मण प्रभाव से बचते हुए बौद्धों के लिए चांद्र व्याकरण बनाया। इसमें 3100 के लगभग सूत्र हैं। इसके पहले ही सर्ववर्मा ने ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण की रचना संभवतः ईसा की पहली शताब्दी में की थी। जैनेन्द्र व्याकरण 6ठी तथा शाक्टायन शब्दानुशासन 8वीं, हेमचंद्र का शब्दानुशासन 12वीं, सारस्वत व्याकरण बोपदेव का मुग्धबोध, जौमर व्याकरण 13वीं तथा सौपद्य व्याकरण 14वीं शताब्दी में लिखे गए थे। इनमें प्रायः पाणिनि के संशोधन एवं सरलीकरण का प्रयास हुआ है तथा बहुतों ने न्यूनतम सूत्रों की संख्या के लिए जी जान से कोशिश की है। मुग्धबोध में 1200 तथा सारस्वत में केवल 700 सूत्र हैं। ये ही दो प्रचलित भी हुई। बोपदेव वैष्णव थे अतः उनका व्याकरण वैष्णव रंग में रंगा हुआ है, इसीलिए उनके व्याकरण का अभी तक बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के कार्यक्षेत्र में बहुत प्रचार है। सारस्वत व्याकरण पर 17वीं सदी में रामाश्रम ने सारस्वत चंद्रिका नामक टीका लिखी और वो भी कुछ समय पूर्व तक काशी के क्षेत्र में बहुत प्रचलित रही। अन्यों का प्रभुत्व बहुत पूर्व से ही हट चुका है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।